हेलो दोस्तों, मैं विजय शुक्ला CYS यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश में तीन वस्तुओं को जीआई टैग घोषित किया गया है। इसमें पहली है याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा वस्त्र। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपके प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है। जीआई टैग के बारे में ये जान लें कि एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग है, ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और एक और चीज़ है, भारत में जो सरकार है वो क्या कर रही है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया है, एक जिला एक उत्पाद जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उन्हें मार्केट तक पहुँच बनाई जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें मार्केट तक उन्हें पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुँचाने के लिए एक प्रकार से जीआई टैग भी दिया जाता है कि उस वो प्रोडक्ट उसी जगह की स्पेसिफिक एक प्रकार से पहचान है। ठीक है, तो इसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग की बात करें तो एक भौगोलिक संकेतक है। जीआई टैग इसका नाम और चिन्ह दिया जाता है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित है। जैसे कि कांचीवरम सिल्क की बात करें, या बनारस की साड़ियों की बात करें, या चंदेरी की साड़ियों की बात करें, तो पर्टिकुलर एक ही जगह पे ये साड़ियाँ बनती हैं। जैसे चंदेरी की साड़ियाँ केवल चंदेरी में, तो ये जीआई टैग दे दिया गया। जैसे कड़कनाथ मुर्गा, ये कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है, मान लीजिए झाबुआ क्षेत्र में। तो ये जो है एक प्रकार से जीआई टैग दे दिया गया कि ये यहीं की स्पेसिफिक, यहीं के लोग ये ब्रांड यूज कर सकते हैं। फिर उदाहरण के लिए जैसे दार्जिलिंग की चाय, कांचीपुरम सिल्क, ये एग्जाम्पल है। जीआई टैग ये सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग ही इस उत्पाद के नाम का उपयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक जिला एक उत्पाद या पर्टिकुलर लोकल फॉर वोकल जो है एक ब्रांड बनाया जा सकता है कि इस जगह की ये खासियत है और इस जगह का ये प्रोडक्ट है। फिर उत्पाद दूसरों द्वारा नकल और अनुकरण के किए जाने से भी बचता है। तो कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता। ये 10 सालों के लिए वैध होता है ये जीआई टैग। फिर उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है या इसे हटाया जा सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। एक बार पूरी ब्रांडिंग हो जाएगी तो कोई भी यूज कर। फिर देखिए, इसको इसके लिए एक अधिनियम बना है, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। इसी के तहत जो है इन्हें जीआई टैग जो है प्रोवाइड किया जाता है। ये पंजीकरण भी करता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है उन वस्तुओं की। इसका प्रबंधन जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और उसकी जो सेल है, एक सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन मैनेजमेंट टीम, इसके द्वारा किया जाता है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। तो ये आपके प्री एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीआई टैग का जो रजिस्ट्री होती है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, चेन्नई में। और किस मंत्रालय के तहत, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की जो एक सेल है आईपीआर प्रमोशन मैनेजमेंट की, उसके तहत इसके द्वारा संचालित होता है। बौद्धिक संपदा जो है ये अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप बनाया गया है। कि देखिए, डब्ल्यूटीओ का बौद्धिक संपदा अधिकार व्यापार से संबंधित जो समझौता है ट्रिप्स के आधार पे, ट्रेड रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित जो एक समझौता हुआ है डब्ल्यूटीओ भारत के बीच में, उसके तहत ये जीआई टैग प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि भाई इससे अंतरराष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन ना हो। मान लीजिए आप यहाँ लोकल प्रोडक्ट को पहले आप इंडिया लेवल पे करेंगे, फिर उससे मांग करेंगे कि इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पे संरक्षण दिया जाए ट्रिप्स के तहत, तो ये चीज़ें होंगी। और डब्ल्यूटीओ का गठन 1995 में हुआ था, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, गेट के तहत पहले गेट के रूप में इसका फॉर्मेशन हुआ था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, उसके बाद 1995 में इसका नाम बदल के डब्ल्यूटीओ कर दिया गया। फिर उसके अलावा बौद्धिक संपदा से विभिन्न घटकों के रूप में औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेतकों की सुरक्षा के महत्व को पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1, 2 और 10 में स्वीकार किया गया है। तो ये जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था उसमें भी जो आप अपनी जो औद्योगिक संपत्ति है या भौगोलिक संकेत है कि उनका संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें रिजर्व कर सकते हैं कि जिससे दूसरा देश या दूसरे जगह के लोग इसकी कॉपी ना कर सकें। अब बात करते हैं तीनों जीआई टैग की जिन्हें मिला है। खामती चावल, खामती चावल जो है अरुणाचल प्रदेश में नामसाई जिले में उत्पादित चिपचिपा चावल है की एक किस्म है। ये स्वाद के लिए, अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। खामसी जो है वहाँ की जो खम्पती आदिवासी है उनके द्वारा ये उगाया जाता है।
इसको खाव ताई भी इस चावल को कहते हैं, खामती चावल को। खामती का उपयोग धार्मिक और विवाह जैसे विशेष अवसरों पे किया जाता है। ये चिपचिपे चावल होते हैं, इन्हें रोज नहीं खाया जा सकता। इन्हें खाने का सही समय है, जैसे कटाई होती है, कटाई के तुरंत बाद अगर खाते हैं तो इसमें अच्छा स्वाद आता है। यह धान के भंडार से ताजा निकाला जाता है और फिर इसका उपयोग किया जाता है, खामती चावल का। इससे कई उत्पाद बनते हैं, जैसे खावलाम। खावलाम एक लोकप्रिय व्यंजन है, बस लिखा व्यंजन है। ये चावल को पूरी रात पानी में भिगोकर पहले तैयार किया जाता है, फिर इसे एक स्पेशल बांस होता है जो केवल उसी क्षेत्र में पाया जाता है, उस बांस के अंदर, बांस खोखले बांस में भर के इसे क्या करते हैं कि एक मोटी झिल्ली में लपेट देते हैं, फिर बांस में भर देते हैं। फिर उसके बाद इसे आग में सेका जाता है जब तक कि बांस पूरा जल नहीं जाता। उसके बाद उस चावल का उपयोग किया जाता है। इसी को खावलाम कहते हैं, इस व्यंजन को। उसके अलावा हापुक बनाया जाता है, एक अन्य व्यंजन है जिसे तैयार करने के लिए कंटेनर यूज किया जाता है, जिसमें पानी भरा जाता है, नीचे ऊपर जाली रखाई जाती है, फिर उसको सेका जाता है, फिर उसको बाहर निकाल के भुने हुए तिल में गोल गोल बना दिया जाता है। तो ये एक है। उसके अलावा खाओ मोन टोंग करके तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन इसके बनाए जाते हैं। तो खामती चावल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज पूरे भारत में जैसे कि ई कॉमर्स साइट्स के माध्यम से, ई कॉमर्स के आने के बाद एक चीज़ तो ये है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप कहीं भी घर बैठे मंगवा सकते हैं, चाहे खामती चावल हो या कोई अन्य प्रोडक्ट हो। तो वो आपको वहाँ उस जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है तो आप उसे ई कॉमर्स के थ्रू, साइट्स के थ्रू मंगा सकते हैं, तो ये अच्छा है। फिर याक चुरपी जो है एक प्रकार की पनीर होती है। जैसे हम दूध से पनीर बनता है हमारे यहाँ गाय के, भैंस के दूध से, वैसे इन एरियाज में जो है नेपाल, भूटान, हिमालयी क्षेत्रों में याक याक जो है ये एक प्रकार का वहाँ का बैल है। तो इसकी जो प्रजाति है तो उसके दूध से जो है इसकी माने गाय बैल दोनों की प्रजाति है, याक प्रजाति जो है, तो उससे, उसके दूध से जो है ये पनीर बनाई जाती है, उसे कहते हैं चुरपी। ठीक है, तो याक चुरपी ये याद रखिएगा, पनीर उत्पाद है, भारत, नेपाल, भूटान के हिमालयी क्षेत्रों में खाया जाता है। और लगातार आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में हिमालयी क्षेत्रों, दक्षिण भारत से लगातार क्वेश्चन आते हैं, और नॉर्थ ईस्ट से खास तौर पे। चुरपी की दो किस्में होती हैं, एक तो सॉफ्ट होती है, एक हार्ड होती है। सॉफ्ट को चावल के साथ खाया जाता है, और हार्ड को चबा चबा के पान की तरह खाया जाता है। जो नरम होता है उसे बनाने के लिए, उसे वही जैसे पनीर बनाया जाता है उसी प्रकार से बनाया जाता है, तीखापन के लिए थोड़ा किण्वित किया जाता है। सख्त को क्या करते हैं, उसे जूट के थैले में लपेट के दबा दिया जाता है, सूखने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और उसके बाद आग में लटका दिया जाता है, फिर उसे चबा चबा के खाया जाता है। फिर तांगसा बस की बात करें तो तांगसा एक जनजाति है, उस जनजाति की पारंपरिक पोशाक बनाने की कला है, हथकरघा उद्योग है, उसमें काफ़ी प्रशिक्षित है, उनका पारंपरिक उद्योग है। और इसी आदिवासी ने जो है ये सामग्री बनाई पहनने की। ठीक है, तो इनका जो पहनावा है इसी को तांगसा वस्त्र कहा जाता है। ये वस्त्र आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें साल है, लुंगी है, रैप है, स्कर्ट है, तो ये अलग अलग पोशाक हैं। यह जनजाति बर्मी बर्मी लोग मैंने बर्मा के लोग, जो म्यांमार के लोग हैं, वहाँ जो पोशाकें पहनी जाती हैं उस प्रकार की पोशाक पहनते हैं। पुरुष सफ़ेद, लाल और पीले रंग के सूत के काता गया लपेटन पहनते हैं। ऊपरी बस के साथ बिना आस्तीन की शर्ट भी पहनते हैं। छोटे मोटे मोतियों से बना हुआ खूबसूरत रेस्ट बैंड भी पहनते हैं। तो इस प्रकार के पुरुषों के परिधान है। महिलाओं का पेटीकोट, नीचे ये पेटीकोट पहन, और उसके अलावा उसमें बारीकी से काम देखिए कितना डिज़ाइन बना हुआ है। फिर इसके लिनेन की ब्लाउज होती है वो पहनती हैं, गहरे नीले और महरून रंग की होती हैं। ऊपर चमकता हुआ कपड़ा होता है, ये देख सकते हैं, ये चमकता हुआ यह। उसके अलावा बॉर्डर पर कढ़ाई और लंबी आस्तीन का वाला ब्लाउज होता है, गले में चादर पहनती हैं। तो ये इस प्रकार की विशेषताएं हैं तांगसा वस्त्र की, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए हल्दी बोर्ड का गठन, ये भी पढ़ लें तो अच्छा है, क्योंकि हल्दी जो है, भारत जो है सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन करता है। वर्तमान में हल्दी जो है अपना टर्मेरिक है, टर्मेरिक माने एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है टर्मेरिक। और इस हल्दी का जो है इम्पोर्टेंस जो है, एक तो विदेशों में इसकी मांग बढ़ती जा रही है, खाने के व्यंजन में
खाना बिना हल्दी के नहीं बन सकता, एंटीबायोटिक होता है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यूज हो रहा है और खाने के क्षेत्र में। तो इसलिए इसके प्रोडक्शन में अगर बात की जाए तो भारत विश्व का सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन करता है। तो हल्दी के किसानों को सही क्वालिटी की अगर हल्दी उत्पादन करते हैं, उनके लिए बोर्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड बनाएंगे तो उनको जो आर्थिक मदद है हल्दी के जो प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, फिर उनके लिए मार्केट जो चाहिए मार्केट के लिए, तो ये सब सुविधाएं बोर्ड के बिना संभव नहीं है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने हल्दी बोर्ड बनाने का गठन की घोषणा की है, जिससे खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और व्यापार को भी। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2022-23 में 11.61 लाख टन का उत्पादन भारत में हुआ था। ये 75% पूरे विश्व का 75% उत्पादन करता है। 3.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी का लगभग 30 से अधिक किस्में उगाई जाती है, तो वेराइटी भी है। ठीक है, देश में 20 से अधिक राज्यों में हल्दी की खेती होती है। सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक, तमिलनाडु में होता है। तो ये आपको याद रखना है प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हल्दी विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% है और 2022-23 के दौरान 380 से अधिक निर्यातकों द्वारा 20.74 अरब डॉलर मूल्य के 1.34 लाख हल्दी उत्पादों का निर्यात किया गया। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस कितना तेजी से बढ़ रही है। भैया खाने में भी यूज कर रहे हैं हम हल्दी का। उसके अलावा जब से कोविड हुआ, तो कोविड के बाद जो हमारे यहाँ की आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, है ना, उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो आयुर्वेदिक दवाइयों में भी हल्दी का यूज होता है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। भारतीय हल्दी के लिए प्रमुख बाजार बांग्लादेश है, संयुक्त अरब अमीरात है, अमेरिका है, मलेशिया है। तो ये देश है जो सबसे ज्यादा मांग करते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से हल्दी के प्रति दुनिया भर के देशों में बढ़ी है, क्योंकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया है हल्दी ने। ठीक है, दूध के साथ हल्दी पीजिए, आपका जुकाम, खांसी, कफ जैसी समस्याएं जो कि कोविड के समय एक बड़ी समस्या थी, इनसे निराकरण के लिए हल्दी काफी कारगर साबित हुई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। हल्दी बोर्ड के गठन की आवश्यकता क्यों है? देखिए, हल्दी के नए उत्पादों में अनुसंधान किया जाए, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, उच्च क्वालिटी की हल्दी के प्रोडक्ट कैसे बनाए जाए जिनकी वैश्विक मांग है। ठीक है, उनके मूल्य में वर्धन कैसे किया जाए, उनके देखिए मूल्य बढ़ेगा तो इसका फायदा किसान को होगा, भारत की इकोनॉमी में इसका प्रभाव पड़ेगा, और किसानों को मसाला बोर्ड अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ अधिक समन्वय की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। हल्दी किसानों को समृद्धशाली बनाया जाएगा और किसानों की आय को दुगना करने का जो गवर्नमेंट सरकार का लक्ष्य है, तो वो इन सब कार्य योजनाओं से ही पूरा हो सकता है। या तो मिश्रित खेती करें, फिर खेती में बढ़ावा दिया जाए, मार्केट दिया जाए, नेम जैसे कार्यक्रम जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उन्हें मार्केट मिले, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। और वर्तमान में डिजिटलाइजेशन भी बहुत तेजी से बढ़ा है, डिजिटल पेमेंट भी बढ़ा है। आज दुनिया में विश्व में जो है भारत 40% जो डिजिटल पेमेंट होता है वो भारत से होता है। पहले लगभग 12,700 कुछ करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत ने पिछले सालों में किया है। तो इस इतनी बड़े बड़े अचीवमेंट है भारत के पास, जो कहीं ना कहीं से किसानों के लिए भी लाभदायक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो हल्दी बोर्ड भी आपको याद रखना है, और उसके अलावा आपको ये जो जीआई टैग मिला है उसको भी याद रखना है। जीआई टैग का हेड ऑफिस चेन्नई में है, जो रजिस्ट्री ऑफिस जहाँ से रजिस्ट्री मैंने रजिस्टर किया जाता है प्रोडक्ट्स को। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए।